हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3। और आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर। और आज हम इस बात के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कूलॉम्स लॉ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले देखो कूलॉम्स लॉ को समझो क्या है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो चार्जेस, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो चार्जेस, आपने इससे पहले क्या पढ़ लिया? प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है। इससे पहले आपने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है कि प्रॉपर्टीज चार्जेस के क्या क्या होते हैं। दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे आर क्वांटाइजेशन, दे हैविंग द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ये भी पढ़ लिया है। ओनली इंटीग्रल द चार्ज कैन बी ट्रांसफर विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू एनी। आपने ये भी पढ़ लिया है कि द चार्जेस आर कंजर्व्ड, क्लियर है। और आपने ये भी पढ़ लिया है कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम काइंड ऑफ चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। तो अगर यूनिवर्स में कोई भी दो चार्जेस हैं तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद ए फोर्स, विद ए फोर्स। ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, कोई भी दो चार्ज है यूनिवर्स में। मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है। सो इसका नाम मैंने बोल दिया Q1, इसको बोल दिया Q2। और इसके बीच की, इन दोनों बीच के चार्जेस की जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया R। ठीक है, मैंने क्या बोला? Q1 Q2 these are the two charges and distance between them is R। ध्यान रहे ये Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉइंट चार्ज, इसको भूलना नहीं बेटा, ठीक है। कूलॉम्स लॉ एक्चुअली पॉइंट चार्ज पे ही वैलिड है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन में आएगा, आगे पढ़ाऊंगा। तो कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। तो ये अब हमने, हमारा एजम्पशंस क्या हो गया? Q1 एंड Q2 आर द पॉइंट चार्ज, दे आर केप्ट विद द डिस्टेंस R। ये एक R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या फिर वो रिपल्सिव होगा। या तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, या फिर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। वो डिपेंड करेगा कि ये कैसे हैं, सेम काइंड के हैं या अपोजिट काइंड के हैं। क्लियर? अभी हमने सिर्फ इसको वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया Q1 Q2। अब ये भी डिपेंड करता है कि Q2 मान लो पॉजिटिव हो, Q1 नेगेटिव हो तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी रिपल्सिव हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा, पर जो भी है इनके बीच में फोर्स लगेगी। क्लियर है? तो अब हम लोग कूलॉम्स लॉ को देखो कैसे स्टेट करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे होगा? व्हेन टू पॉइंट चार्जेस, ध्यान रखना, बाद में इस पे जोर दे रहा हूं, बच्चे यही गलती करके आते हैं। व्हेन टू पॉइंट चार्जेस आर kept at a distance, kept at a distance, then they attract or repel to each other with a force। then they attract or repel to each other with a force, with a force। and this force is directly proportional, this force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them।
बेटा बस यही हो गया, यही आपका क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट हो गया, अगर दो चार्जेस इफ 2 पॉइंट चार्जेस, सॉरी मैं पॉइंट भूल जा रहा हूं, आपको बोल दिया है पॉइंट ही, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट ए डिस्टेंस, अगर वो एक डिस्टेंस पे रखे हैं, देन दे अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर, या तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को या फिर अट्रैक्ट करेंगे विद ए फोर्स, एंड दिस फोर्स, और जो ये फोर्स होगा यानी कि वो रिपल्सिव भी हो सकता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, दिस फोर्स, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैथमेटिकली इसको किया जाए तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसको मैथमेटिकली बोलूं, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, लेट अस अज्यूम दैट द टू चार्जेस, आप नोट्स बनाते रहना बेटा, टू चार्जेस आर Q1 and Q2, two charges are Q1 and Q2 kept at a distance of r, सेम फिगर हुआ, यहाँ पे तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा, इसलिए हम चाहते तो यहाँ पे भी Q1 Q2 को मेंशन कर सकते थे, R को भी मेंशन कर सकते थे, पर हमने सिर्फ जनरल इसका स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, कि भाई ये होता है आपका कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट। अब कैसे उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है r। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स ने क्या बोला बेटा, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट से ही सब कुछ निकलेगा। ये जो Q1 Q2 रखे हैं, इनके बीच में एक फोर्स लगेगी, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो जो फोर्स लग रही है वो फोर्स चाहे जैसी है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। ये जो फोर्स लग रही है, ठीक है, assume that the two charges are Q1 Q2 kept at a distance of r and the force between them is F। सपोज कर लिया फोर्स क्या है, F है, तो क्या होगा बेटा, वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2, प्रोडक्ट हो गया ना, Q1 into Q2 प्रोडक्ट कर दिया, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्चुअली ये बहुत सिमिलर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ये आप आगे पढ़ोगे कि ये सिमिलर भी है और कई जगहों पे डिसिमिलर भी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो कहाँ पे ये सिमिलर है, कहाँ पे ये डिसिमिलर है, उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो, वहां पे क्या पढ़ते थे आप, F is directly proportional to m1 into m2, यही पढ़ते थे ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, याद करो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ठीक है, वही तो पढ़ा। द फोर्स, अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड F is inversely proportional to the square of the distance between them, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करो, अगर इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करो तो क्या निकल के आता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको देखो, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, या इसको मैं यहाँ थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, देखें यहाँ ये दिख रहा है क्या, मेरी वो लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है, मतलब कि कैमरे में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है क्या, मैं देखता हूँ दिख कहाँ तक रहा है, ऊपर की एक ऊपर से दो डंडियाँ दिख रही हैं, ठीक है, मतलब यहाँ तक कैमरे में आ रहा है आपका, नो इशू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बोलूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर,
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, जब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी तो यहाँ पे एक इक्वल की साइन आएगी और एक कांस्टेंट ऐड होगा। ये बेटा पढ़ते आए होंगे, आपको 10th में भी बताया गया होगा कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ले रहा हूँ देखो, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की साइन हट गई, इज इक्वल टू आ गया। अब क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही आपका कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ी थी, यहाँ पे हमें मेंशन करना है वेयर K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और K की वैल्यू भी है। K की वैल्यू क्या है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसको बोलते क्या है, एप्सिलॉन। यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, सो K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज इक्वल टू दिस होता है। क्लियर। अच्छा, एक और खास बात क्या है कि K यहाँ पे डिपेंड करता है मीडियम पे। K किस पे, यहाँ पे देखो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या है, एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। ये क्या होता है, ये आगे इसका पूरा एक एप्सिलॉन पे ही एक लेक्चर होगा, उस पर एप्सिलॉन पे ही बात होगी। ठीक है, तो यहाँ बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इतना सोचना है कि K की वैल्यू ये होती है, K की वैल्यू ये होती है, और यहाँ पे ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। शायद ये दिखेगा नहीं आपको, यहाँ तक दिख रहा है क्या, हाँ एप्सिलॉन यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे बातें करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो। चलो, तो देखो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, आप इसके आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इरेज कर देते हैं सारी बाकी चीजें। ठीक है, बाकी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, इस फॉर्मूले को पकड़ेंगे, इसके आगे चलेंगे। ठीक है, चलो अब कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ आया F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कहां से आया आपको पता पड़ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, वेयर K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं एप्सिलॉन। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब हर मटेरियल की अलग अलग परमिटिविटी होती है, जैसे ग्लास की अलग होगी, ऑयल की अलग होगी, लिक्विड की अलग होगी, हर मटेरियल की अलग अलग परमिटिविटी होती है। तो यानी कि परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है कौन, फोर्स। परमिटिविटी पे कौन डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है। परमिटिविटी किसी मटेरियल की होती है, तो अगर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम हो गया, फ्री स्पेस हो गया, या स्पेस बोले। ठीक है, तो अगर हम बोलें तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है एप्सिलॉन नॉट। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। इसको क्या बोलते हैं देख लो, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है, देखो ये परमिटिविटी किसी भी मटेरियल की थी, जब हमने एप्सिलॉन लिखा, जब एप्सिलॉन नॉट लिखा तो ये हो गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को बोल सकते हैं एयर, इसी को बोल सकते हैं आपका वैक्यूम। यानी कि अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हम लेंगे। अब ये क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप टेंशन, यहाँ के लिए आप सिर्फ इतना सोच के चलो कि K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, वेयर दिस सिंबल इज एप्सिलॉन,
एंड एप्सिलॉन इज व्हाट, इट इज अ परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। इससे ये पता पड़ा कि हर मटेरियल की अलग अलग कोई परमिटिविटी होती, कोई परमिटिविटी नाम की कोई चिड़िया है, वो हर मटेरियल की अलग अलग होती है। अगर ये मटेरियल कोई अगर मटेरियल ना लेते हुए फ्री स्पेस ले या एयर ले या वैक्यूम ले तो इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो अगर फॉर फ्री स्पेस की बात करें, ध्यान से देखो, फॉर फ्री स्पेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई एप्सिलॉन तो हमने सारे मटेरियल इन जनरल बोला था, लेकिन अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं या एयर की बात करूं या वैक्यूम की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसकी जगह पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू ये हो गई, तो यानी कि के की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू के की प्लेस पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। क्यों फ्री स्पेस के लिए हुआ, क्योंकि हमने यहाँ एप्सिलॉन नॉट ले लिया है। बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या ले लिया है, एप्सिलॉन नॉट ले लिया है। लेकिन यही चीज अगर मैं ऐसे लिख देता तो क्या गलत है, नहीं गलत नहीं है। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख देता यहाँ पे, ठीक है, ऐसे देखो, ये किसके लिए है, ये है फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब स्पेस जहां पे एयर और कुछ नहीं होती, फ्री स्पेस, या और एयर और वैक्यूम, ये उसके लिए है, ठीक है। पर अगर इसी बात को हम लिख देते F इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखना आप, ठीक है, आप इसके नीचे लिखना है, शायद नीचे दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने बगल में लिखा। F इज इक्वल टू, हम ये भी तो लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वही लिखें, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा, फॉर एनी मटेरियल। भाई एप्सिलॉन क्या हो गया, कोई भी मटेरियल ले लिया, ठीक है, फॉर एनी मटेरियल मतलब ऑयल, लिक्विड, कुछ भी, ठीक है। ये आगे पढ़ोगे डिटेल में, मैंने बोला फॉर एनी मटेरियल। अब यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू रखे, अब एनी मटेरियल में अगर फ्री स्पेस आया तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होती है, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें, 4 की वैल्यू रखें, पाई की वैल्यू रखें, तो इसकी वैल्यू आती है बेटा 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। इसको देखो थोड़ा नीचे लिखो, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8 एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। और यूनिट क्या होगी, देखो यहाँ से निकल के आ जाएगी। मुझे क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट निकालना है ना। एप्सिलॉन नॉट मतलब आर स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर पहले से न्यूटन है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन। देखो यहाँ से आ गया, ये एप्सिलॉन की वैल्यू इधर लेके आओ, यहाँ पहले से न्यूटन है तो न्यूटन हो गया, यहाँ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा यानी मीटर स्क्वायर आ गया, और Q1 Q2 नीचे चला जाएगा। Q1 Q2 क्या है, कूलाम की यूनिट है, पर कूलाम स्क्वायर। यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब इतनी रखी जाएगी यहाँ पे, तो जो K की वैल्यू आएगी वो 9 × 10⁹, और जो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही थी तो K की वैल्यू भी वही होगी, ठीक है। तो K वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन, यहाँ से देख लो न्यूटन, K की वैल्यू निकालो न्यूटन, ये आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो कूलाम्स लॉ का था वो खत्म हो गया। इसमें सिर्फ आपको टेंशन वाली बात आई होगी, ये एप्सिलॉन है, ठीक है। मैंने बोला कि एप्सिलॉन को एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतना समझ लेना है कि एप्सिलॉन के मेरा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इन जर्नल क्या था कि एक फोर्स लगेगा, दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनलिटी हटाई, इक्वल टू की साइन लगी थी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया K, तो हमने लिख दिया वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पर K की वैल्यू कितनी होती है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन किसी भी मटेरियल के लिए, फॉर एनी मटेरियल, ठीक है। और अगर इसको मैंने बोला एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मटेरियल।
अगर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए होती है, मतलब एप्सिलॉन की जगह पे अगर फ्री स्पेस बोले तो एप्सिलॉन नॉट बोल देंगे परमिटिविटी को, ठीक है, फॉर एनी मटेरियल, ठीक है, फॉर फ्री स्पेस। अब अगर फ्री स्पेस के लिए फॉर्मूला लिखना चाहे आप फोर्स का, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए, के की वैल्यू कितनी होगी फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इतनी होगी, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है। और बाकी चीजें Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर सेम ही था। अगर हम किसी और मटेरियल के लिए लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हटा देंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमने फ्री स्पेस के लिए एज्यूम किया था, एजम्पशन है सारे, एप्सिलॉन हटा दिया, एप्सिलॉन लिख लिया फॉर एनी मटेरियल, ठीक है। तो K की जगह पे हमने जब ये वैल्यू रख दी तो हमारा बाकी प्रोडक्ट ही आ गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एज इट इज, और K की प्लेस पे ये आ गया। और ये किसके लिए है, ये है बेटा फॉर एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल के लिए है। अब किसी मटेरियल इसी एप्सिलॉन जब एप्सिलॉन नॉट बन दिया तो वो फ्री स्पेस के लिए हो गया। अब इसी जगह मान लो एप्सिलॉन W लिख देते तो वाटर के लिए हो जाता, यही मान लो एप्सिलॉन O लिख देते तो ऑयल के लिए हो जाता, P लिख देते वो पेट्रोल के लिए हो जाता। बात समझ रहे हो ना, मतलब अच्छा यहाँ से क्या निकल के आया कि एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी F की वैल्यू उतनी कम होगी। देखो ध्यान से, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी F की वैल्यू उतनी कम होगी। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी F की वैल्यू उतनी कम होगी। तो मैं तुम्हें बता दूं कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है एयर में, मिनिमम होती है एयर में, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है। आगे मैं फ्री परमिटिविटी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसकी मिनिमम होती है एयर में या फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, मिनिमम होती है, यानी कि फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा। यानी कि दो चार्जेस को अगर हम फ्री स्पेस में रखें या वैक्यूम में रखें या सिंपली एयर में रखें दोनों चार्जेस को, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होती है। जैसे मैंने बोला एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन जब एप्सिलॉन नॉट लिख दिया तो वो किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए हो गया। एप्सिलॉन m लिख दिया तो वो किसके, एनी अदर मटेरियल के लिए हो गया, ठीक है। m लिख दो फॉर एनी अदर मटेरियल। अब यहीं पे मैंने W लिख दिया होता तो वाटर के लिए हो जाता, यहीं पे O लिख दिया होता तो ऑयल के लिए हो जाता। मतलब ये सिंबल अपना रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ नहीं। हमें निकल के यहाँ से क्या आया कि जो फोर्स की वैल्यू होगी, यहाँ से देखो, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा फोर्स की वैल्यू उतनी कम, तो परमिटिविटी की वैल्यू जितनी कम फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा। तो परमिटिविटी की वैल्यू मैंने बोला सबसे कम होती है एयर में, तो यानी कि फोर्स एयर में सबसे ज्यादा होगा दो चार्जेस के बीच। ध्यान रहे ये पॉइंट, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। दो के बीच में, चार्जेस के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ होगा, एयर में होगा। पर वही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पे हैं, उनको आपने डुबो दिया ऑयल में, तो उनका फोर्स कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा वो लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे कम होता है, ठीक है, पर वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा होता है फ्री स्पेस में, यहाँ सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये कूलम्ब्स लॉ का आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। इतना ही आपको कूलम्ब्स लॉ में लिखना है, इसकी यूनिट याद रखनी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एटलीस्ट याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो। और K की वैल्यू, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रखते हैं तो K की वैल्यू हमारी ये आती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद कर लो, ठीक है। तो नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो, तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बोर्ड का बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ही हॉट टॉपिक है बोर्ड का, ये समझ के चलना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखो, अब इससे देखो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में को समझने के लिए अब ये एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ कि क्लास 11th में आप लोग वेक्टर पढ़ चुके हो। बात समझ में, मतलब दो वेक्टर, आपने ट्रायंगल अगर शेप बनता था तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, ठीक है। ये मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप उसको क्लास 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब सपोज करो, देखो दो चार्जेस होंगे, एक Q1 है और एक चार्ज मेरा Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमने एज्यूम कर ली R। तो देखो बेटा Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, अभी आप इसको पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव नेगेटिव मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, डायरेक्शन ही चेंज हो। तो देखो अगर मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को मॉड R बोला, अब मॉड R क्यों बोला अभी बता रहा हूँ। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस मॉड R कर दिया, ठीक है। अभी आप ये लिखोगे, कहानी लिख लेना, कंसीडर टू चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस मॉड R, ठीक है, और ये हो गया। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, और फोर्स किधर लगेगा, इधर।
Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, किधर लगेगा? देखो जो फोर्स लगता है ना बेटा, ये भी कूलम्ब्स लॉ में है कि जो फोर्स लगता है दो चार्जेस, जो चार्जेस के सेंटर्स की जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसी के अलॉन्ग में फोर्स लगेगा, ठीक है? क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हो तो वेक्टर में चीजें ध्यान रखो कि दो चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उनके अलॉन्ग में ही फोर्स लगता है, ठीक है? तो Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, तो हमने ये बोल दिया कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसका नाम दे दिया है। और Q2 Q1 पे एक लगाएगा, तो मैंने लिख दिया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, अगर इसी को कोऑर्डिनेट पे ले लो बेटा, थोड़ी देर के लिए समझो, तुम्हारी बुक में कोऑर्डिनेट पे ही समझाया गया होगा। इसको अगर कोऑर्डिनेट पे ले लो तो मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ठीक है? अब अगर Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, अब ये पढ़ चुके हो आप लोग कि R1 क्या होता है भैया, R2 क्या होता है, पढ़ चुके, मैंने बोला मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ क्या वेक्टर पढ़ चुके हो क्लास 11 में, ठीक है? तो R1 वेक्टर R2 वेक्टर है, तो अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट ये हुआ, अगर दोनों R1 R2 का निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, R1 माइनस R2, रिजल्टेंट क्या, सॉरी, अगर मैं यहाँ Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, अगर उसके हिसाब से रिजल्टेंट देखेंगे तो होगा R2 माइनस R1, ठीक है? ये पढ़ चुके हो आप ट्रायंगुलर लॉ में, वेक्टर में, ठीक है? पर अगर मैं उल्टा लूंगा, Q2 Q1 पे अगर फोर्स लगा रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा R1 माइनस R2। बात समझ में आई? अब यहाँ से ध्यान से देखना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये जो इनके बीच में रिजल्टेंट वेक्टर लग रहा है, तो या तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो आप ऐसे याद रखो, Q1 Q2 पे लगा रहा है ना, तो Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2, और Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, यही तो था, Q2 का R2, Q1 का R1। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो इधर फोर्स लग रहा है ना, फाइनल ये हुआ, इनिशियली हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन ये लेते हैं F21 वाली, तो वेक्टर लेंगे R2 माइनस R1। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर फोर्स की डायरेक्शन हम ये कंसीडर करते हैं तो वेक्टर लेंगे R1 माइनस R2, ठीक है? समझ में उन्हीं को आ रहा होगा ये बात, ये जो मैं कहानी बोल रहा हूँ उन्हीं को समझ में आ रहा होगा बेटा जिन्होंने वेक्टर पढ़ रखा है अच्छे से, R2 माइनस R1, और अगर फोर्स की डायरेक्शन हम ये मेंशन करते हैं, ये वाली डायरेक्शन, तो होगा ये R1 माइनस R2, ठीक है? देखो हमने कूलम्ब्स लॉ जब वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा तो हमने इसके बारे में नहीं बात की, हमने सीधा सीधा फोर्स के बारे में बात की, ठीक है? लेकिन अब हमें चूंकि डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा। अच्छा, तो देखो इनके बीच की अगर डिस्टेंस R है, ठीक है, तो R1 माइनस R2 करूँ या R2 माइनस R1 करूँ, इस फंडे को समझना। मैं जैसे मैंने मान लो मेरा 5 माइनस 2 करूँ या 2 माइनस 5 करूँ, तो क्या आएगा, 5 माइनस 2 3 आएगा और 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा। लेकिन अगर मैं इन्हीं का मॉड ले लूँ, इन्हीं का मॉड ले लूँ, समझना, अगर इनका मॉड ले लूँ तो कोई मतलब नहीं, मॉड क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, ये तो करता है। मैं समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हुआ, और 2 माइनस 5 बोलो तो माइनस 3 होगा, और कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड तो इनके सेम ही है, केवल माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा इस केस में, केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने मॉड ले लिया तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मैग्नीट्यूड तो 3 होगा, तो फिर ये भी 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये 3 तो 3 रहेगा, या माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। मॉड क्या होता है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, R1 माइनस R2 ले लो। अब अगर मैं F12 की बात करूं, F12 की, तो क्या होगा, K जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, K, ठीक है, Q1 Q2 बाई मॉड R स्क्वायर, मैंने मॉड R स्क्वायर लिया। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कहानी क्या है, मॉड R स्क्वायर ले लिया। अब हमने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, अभी हमने डायरेक्शन नहीं बताई, और डायरेक्शन किससे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से, ठीक है? डायरेक्शन किससे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से। फोर्स कौन सा लिया है, F12 लिया है, ठीक है? तो वेक्टर कौन सा कंसीडर करेंगे, देखो ये वाला, इधर सॉरी ये वाला लेंगे, ठीक है? F12 के लिए ये वाला था, और F21 के लिए ये वाला वेक्टर था। मैंने बताया था F12 यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है? तो 2 चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, R1 माइनस R2, ठीक है? पोजीशन वेक्टर क्या थे, R1 और R2 थे।
तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, अब आप लोग पढ़े हो कि अगर कोई वेक्टर ए होता है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो। मान लो कोई वेक्टर ए है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर निकलता है वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसे निकलता है यूनिट वेक्टर ए कैप। ठीक है, अगर कोई वेक्टर मेरा ए है, समझना कोई वेक्टर मेरा ए है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, ए कैप कैसे निकलता है, ए कैप ही यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल आता है। अब हमें यहाँ यूनिट वेक्टर लिखना है, क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्शन देनी है इसकी, अभी हमने डायरेक्शन तो दी ही नहीं ना, डायरेक्शन देने के बाद ही तो वेक्टर फॉर्म होगा। तो देखो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखो वेक्टर क्या है, r2 माइनस r1, यही वेक्टर होगा, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड r2 माइनस r1। ठीक है, मॉड ले लिया मैंने, क्या ले लिया, मॉड ले लिया, बात समझ में आ गई। चलो अब अगर मैंने, और ये ऐसे लिखूं, मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है, किसका निकालना है, r2 माइनस r1 का ही यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका ही इसके ऊपर ही कैप लगा दिया। मैंने a का निकालना था, a के ऊपर कैप लगाया, r2 माइनस r1 का निकालना है तो r इसके ऊपर कैप लगा दिया, कोई टेंशन तो है नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका मैंने यहाँ नहीं लिया, हो सकता है r2 माइनस r1 में बोलता कि r है तो r के ऊपर कैप लगाता, कोई फायदा नहीं। ठीक है, सीधा करो, तो r2 माइनस r1 के ऊपर कैप लगा दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ f12 k q1 q2 अपॉन मॉड ऑफ r स्क्वायर इनटू, अब इसका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर, वेक्टर क्या है, ये है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो देखो बेटा, मैग्नीट्यूड अगर मैंने ले लिया, ध्यान रखो, तो भाई मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहाँ r का भी मैग्नीट्यूड मान लो 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, जैसे मैंने बोला कि 5 माइनस 2 करोगे तो भी 3 है, 2 माइनस 5 करोगे तो भी 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि आपने मॉड ले लिया, यहाँ पे क्या है, मॉड है, तो मॉड है तो हम r को चाहे मैं फिर r ये सब इक्वल ही तो होंगे, अगर डायरेक्शन की बात ना करें, और मॉड का मतलब क्या हुआ, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर तीनों को मैग्नीट्यूड बराबर हो गए, तो हम इस r को चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में फर्क पड़ेगा पर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, f12 इज इक्वल टू k q1 इंटू q2 बाई मॉड r की जगह पे एक्चुअली r2 माइनस r1 था तो हमने r2 माइनस r1 लिख लिया। ठीक है, एक्चुअली हम किसी को भी लिख सकते थे, r1 माइनस r2 भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे हमने क्यों इसको प्रीफर किया, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी एक था, एक और हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर होगा। ठीक है, r2 माइनस r1 अपॉन मॉड ऑफ r2 माइनस r1। अब यहाँ पे देखो, ये तो ना क्यूब हो जाएंगे, सिर्फ मैंने इस वजह से लिखा, अदरवाइज r1 माइनस r2 भी ले सकते थे। तो f12 क्या हो जाएगा, k q1 q2, ठीक है, अपॉन, अब इनको देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 वेक्टर का मॉड क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या अगर फ्री स्पेस की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर फ्री स्पेस ब्रैकेट में लिख देना, अगर ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट निकालना तो ब्रैकेट में लिख देना फ्री स्पेस के लिए। सो q1 q2 बाई r2, वो यहाँ पे देख बेटा, ये तो मल्टीप्लाई होगा इससे, ये तो बच गया ना, यही तो आपको डायरेक्शन देगा, अदरवाइज तो डायरेक्शन आई ही नहीं। डायरेक्शन देने का काम तो यही दे रहा है ना, यही तो डायरेक्शन दे रहा है, बाकी ये तो मॉड है, मैग्नीट्यूड है, ये सारे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, आई होप ये बातें सारी समझ में आई होंगी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्लियर, तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ f12 इज इक्वल टू k की जगह पे वैल्यू रख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू टोटल की क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो हमें नहीं मेंशन करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना है। तो q1 q2 बाई, देखो q1 q2 नीचे क्या है, मॉड है, r2 माइनस r1 मॉड क्यूब इंटू r2 माइनस r1, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया कूलम्ब लॉ। ठीक है, अब मैंने f12 निकाला, सिमिलरली आप f21 निकाल लोगे। सिमिलरली अब यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे ये किसके लिए है,
फॉर फ्री स्पेस। क्यों फ्री स्पेस के लिए है? क्योंकि हमने यहाँ एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, ठीक है। हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, ये भी हो गया था आंसर, लेकिन हमने एप्सिलॉन निकाल दिया फ्री स्पेस के लिए भी। तो अगर मैं ऐसे इन जनरल F21 निकालूं तो क्या होता है? देखो जब यहाँ F12 तो यहाँ पे 2 1 ठीक है। जब यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे 2 1 2, क्लियर। जब यहाँ पे 2 1 होगा तो यहाँ पे 1 -2 1 -2 हो जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना बेटा। अगर मैंने बोला F12 देखो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है प्रॉपर। देखो तो ये आ जाएगा Q1 - Q2 अपॉन, अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, गलती से मैंने क्या ले लिया, मुझे F12 में Q1 Q2 F12 ले रहे हैं, F12 तो मुझे वेक्टर कौन सा लेना चाहिए था? F12 को मैंने मेंशन ये किया पर ले लिया था R2 - R1। कोई बात नहीं, यहाँ पे F21 कर लो, F21 के लिए तो ये डेटा सही है ना, F21 कर लो, F21 कर लो, ठीक है, F21 कर लो। भाई हमने क्या ले लिया? हमने R2 - R1 ले लिया, हमें लेना चाहिए था R1 - R2, क्योंकि F12 निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो F12 निकाल रहे R1 - R2, तो हम सपोज करो F21 निकाल रहे हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, ठीक है। F21 ले लिया, यहाँ पे भी क्या ले लिया? F21 ले लिया, तो F21 आ जाएगा Q1 - Q2 और क्या हो जाएगा? R2 - R1। तो देखो ये आ गया। अब F21 हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी, गलती से बाई चांस हमने क्या लेना था? हमें लेना था F12, ठीक है, और हमने मेंशन किया कि ये वाला F12 के लिए होगा, ये वाला F21 के लिए होगा, पर यहाँ पे लेते टाइम जब हमने यूनिट वेक्टर लिया तो ध्यान नहीं दिया, हमने F12 की जगह F12 लिया, यहाँ पे F21 ले लिया था R2 मान। तो देखो क्या होगा, F12 क्या होगा? फोर्स, F12 क्या था? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन 1 पे फोर्स अगर किसने लगाया? 2 ने लगाया, तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के R1 - R2, वेक्टर का रिजल्टेंट यही आएगा। तो F21 = K Q1 Q2 R2 - R1, ये सारी वैल्यू सेम पुट करते हुए चला गया ना। अब अगर मैंने पूछा, किसी ने पूछ लिया F12 कितना होगा? तो 12 होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ देखो जब 21 था तो 2 1 2 1, जब 1 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। हालांकि चाहे समझ के ऐसे डिराइव कर लो, ठीक है, या सिमिलरली लिख के, आप सिमिलरली लिख के साइड हो जाओ, ठीक है। जब वेक्टर फॉर्म में आए तो आपको यही करना है। सिमिलरली लिखा F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो 1 2 है तो R1 - R2 हो गया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं रहना। और यहाँ 2 1 था जब, तो 2 पहले 1 बाद में, जब 1 2 होगा तो R1 - R2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्लियर हो चुका होगा, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म हमारा हो गया कूलॉम्स लॉ का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे कि कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, और कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स था, जो आपने डिराइव किया है, इस फोर्स में, यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी ऑफ मटेरियल डिटेल में कि होती क्या है। हमने यहाँ पे यूज किया ना एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो यहाँ पे भी मेंशन करना भूला मैं, ये क्या है? फॉर फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस के लिए हो गया ना, फ्री स्पेस बोलो, एयर बोलो, वैक्यूम बोलो, उसके लिए हो गया ना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच।